हेलो एंड वेलकम टू रूम एकेडमी। आज के इस क्लास में हम आपकी न्यू एनसीईआरटी यानी कि सोशल साइंस क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम इस चैप्टर में दिए गए सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे नंबर 1 स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो किन किन केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बना है, और उसके बाद अर्थ की जो स्ट्रक्चर है, जैसे जिस प्रकार अर्थ के डिफरेंट लेयर थे हमारे पिछले चैप्टर में हमने पढ़े थे क्रस्ट, मेंटल, कोर, वैसे ही जो अर्थ का आपका एटमॉस्फेयर है उसकी भी कई सारी लेयर्स हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो आपका है एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो हम ये जानेंगे आज की इस क्लास में कि वेदर क्या होता है, दूसरा क्लाइमेट क्या होता है, और वेदर और क्लाइमेट में मेजरली क्या डिफरेंट है, जो बेसिक सा एक डिफरेंस है, जो बेसिक सा एक अंतर है उसको समझेंगे, और साथ ही इन दोनों से रिलेटेड एलिमेंट्स को भी समझेंगे। एंड तीसरे नंबर पर जो टॉपिक आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, टॉपिक है आपका सीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में जो सीजन्स देखने को मिलते हैं, जैसे गर्मी, बरसात, फिर सर्दी, और लास्ट में हम देखेंगे कि मॉनसून्स क्या हैं, कि ये मानसून कैसे आता है, इसकी बारिश के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, ये बारिश का जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है और कैसे ख़त्म होता है। फिर देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, और नए 2 टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी में इस साल ऐड किए गए हैं वो हैं पंजाब फ्लड्स। अगर हमको पंजाब फ्लड्स पढ़ना है तो हमको समझना पड़ेगा कि फ्लड क्या होती हैं, फ्लड के इम्पैक्ट क्या होते हैं, और फ्लड किन किन कारणों की वजह से जो है वो आती है, ये समझना पड़ेगा। और दूसरा जो लास्ट टॉपिक है आपकी इस चैप्टर की, जिसका नाम है कार्बन फुटप्रिंट, ये एकदम नया टॉपिक आपकी बुक में ऐड किया गया है, और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा और लास्ट तक जो है इस क्लास को कंप्लीट करना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कंटेंट हमने तैयार किया है वो सारा का सारा आपकी न्यू एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक वो है आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जो सिलेबस में 2 वर्ड दिए हैं, यानी कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है। तो बेटा जो कंपोजिशन होती है वो होती है बेटा जब हम किन्हीं 2 या 4 या फिर उससे ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई ड्रिंक बना रहे हैं, मान लो तुम्हारे जो मोहिते होते हैं और कॉफ़ी हो गई या फिर शरबत हो गया, ये सब जब रेडी करते हैं तो उसमें हम कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया। तो जब हम इन सब चीज़ों को मिलाते हैं, एक साथ लेके आते हैं, यानी कि इनको हम क्या कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें बन रही हैं, जिससे जैसे सॉल्ट था आपका, शुगर था, जिस प्रकार जैसे ये हमने ये आपका कोई भी सॉल्यूशन रेडी किया पानी का, वैसे ही कुछ एलिमेंट्स हैं जो मिलकर हमारे किसको बनाते हैं, आपके एटमॉस्फेयर को। तो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो मेजरली 3 एलिमेंट से मिलके बना है, 3 चीज़ों से मिलके बना है। पहला जो है वो आपकी कुछ गैसेस हैं, मतलब कि हवाओं के अंदर कुछ गैस मिलती हैं जिससे हवा की जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। उसके बाद हमको मिलते हैं कुछ वाटर वेपर। सर ये कैसी बात हुई कि हवा में वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या होता है? तो वाटर वेपर समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि आपकी जो है वो वेपर वर्ड क्या है, मतलब इसका जो स्पेलिंग है वो है VAPOUR। तो इस वर्ड का जो मतलब है वो बेटा इस बात से है, ये समझिए कि जब हमारा पानी जो होता है वो 3 फॉर्म में देखने को मिलता है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, एंड तीसरा आपका गैस फॉर्म। मतलब आपका जो पानी जब सॉलिड फॉर्म में मिलता है तो उसका एग्जाम्पल है आइस। लिक्विड फॉर्म में जब पानी आपका देखने को मिले तो उसको हम सब डेली यूज़ करते हैं, पीते हैं, जिसका नाम है वाटर यानी कि पानी। और जब यही पानी जो कभी सॉलिड था फिर लिक्विड बना और फिर उसके बाद
हवा में मिल गया यानी कि गैस बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम बेटा? वेपर। तो वाटर वेपर जो होती है वो भी आपकी एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। तीसरा जो एलिमेंट है जिसकी वजह से या जिसके कारण एटमॉस्फेयर बनता है या फिर जो एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलती है, उसका नाम है आपका डस्ट पार्टिकल्स। तो जो हमने पिछले चैप्टर में आपका वेदरिंग एंड इरोजन वाला पार्ट पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े रॉक्स थे वो धीमे धीमे इरोड होते हैं, वेदर होते हैं, टूटते हैं और छोटे छोटे कणों में बदलने लगते हैं। और जब ये कण इतने छोटे हो जाते हैं कि ये हवा में मिक्स होने लगे तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी सस्पेंड हो जाते हैं या फिर मिले हुए हमको मिलते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो मेजरली 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला गैस, दूसरा वाटर वेपर एंड तीसरा डस्ट पार्टिकल। अब हम इन चीज़ों को और खोलते हैं और खोल के इनको पढ़ते हैं कि कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, कौन कौन से वाटर वेपर हैं या फिर वाटर वेपर कितना मिल रहा है, या फिर डस्ट पार्टिकल जो है उनकी जो क्वांटिटी है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी देखने को मिल रही है। अब हम ये समझते हैं। देखो, अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अपने नोट्स इस तरीके से फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाएं तो आपको लास्ट में रिवीजन करना आसान हो जाएगा। तो देखते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी जो कंपोजिशन है उसमें गैसेस कितने मिलते हैं। यानी कि जो मेजर प्लेयर हैं इसमें 2 तरीके के चीज़ें हैं, एक मेजर प्लेयर एंड दूसरे जो हैं वो आपके हैं ट्रेस, यानी कि जो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। माइनर प्लेयर इनको बोल सकते हैं हम। मतलब कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं केमिकल के जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिल रहे हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी कम मात्रा में देखने को हमें मिलते हैं। तो अगर हम मेजरली देखें तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम कंपैरिजन करें बाकी चीज़ों के कंपैरेटिवली तो पाएंगे कि बेटा 99%, यानी कि अगर हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है टोटल 100% है तो उसका 99% हिस्सा जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लेकिन ये जो आपका 1% बचा वो इतना कम भी नहीं है जितना कम आप अभी समझ रहे होगे। ये जो 1% है वो ही आपका सब कुछ इंक्लूड करता है। जो डेली बारिश हो रही है, जो आपकी हवाओं में धूल के कण हैं और भी जितनी गैसेस है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को छोड़कर, कोई सी भी गैस मान लो आप, ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनोम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सब आपके सिर्फ 1% में शामिल है। ठीक है। उसके अलावा हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या मिल रहे हैं? पहले तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दूसरा 1% ट्रेस गैसेस जैसे ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, तीसरे आपके वाटर वेपर मिलते हैं जो लगभग 0.1 से 0.4% के आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो बारिश देखने को मिलती है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। वहीं जो लास्ट चीज़ थी हमारी डस्ट पार्टिकल, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 0.1 से 0.4% के बीच में ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यही डिटेल में आगे ऐड किया हुआ है कि आपकी जो नाइट्रोजन थी वो 78% थी, ऑक्सीजन थी वो 21% थी। अगर हम इन दोनों को ही मिला दें तो ये आपकी कितनी हो गई? 99%। बाकी की जो अदर गैसेस हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑर्गन हो और जितने भी अदर गैसेस हैं, वो आपके कितने में आते हैं? वो आते हैं आपके 1% गैसेस में। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर पे कि सर हमको कंपोजिशन तो समझ में आ गया, पर स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितने पार्ट से मिलके बनी है। यानी कि जैसे हमारा जो घर होता है उसमें एक रूम होता है, एक किचन होता है, एक वॉशरूम होता है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये क्या है? हमारे घर का एक स्ट्रक्चर है। यानी कि इसी प्रकार हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी कुछ लेयर्स से मिलके बना है। अगर हम अपनी बुक का सेल्फ देखें तो उसमें पाएंगे कि 1 बुक रखी है, 2 बुक रखी है, 3 बुक रखी है, ऐसे एक एक करके हम बुक रखते हैं ना। वैसे ही हमारे अर्थ के ऊपर का जो हिस्सा है यानी कि एटमॉस्फेयर है उसमें भी बहुत सारी लेयर्स मिलती हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर।
तो सर हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है? बेटा पहली बात तो आपको इनके नाम याद करने हैं कि लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर हैं, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो, इनके नाम याद करने हैं। उसके अलावा हमें ये देखना है कि ये कौन सी अर्थ से कितनी दूरी पर है, यानी कि कितनी हाइट पर है और किस रेंज में मिलती है। मतलब कि हो सकता है कि 0 किलोमीटर से शुरू हो और 10 किलोमीटर तक जो है वो आपकी ट्रोपोस्फियर मिले। अभी सिर्फ समझो, लिखो मत। आगे जो है इसके शॉर्ट नोट जो है मैंने ऐड किए हुए हैं, आप वहाँ से रिवीजन करना, ठीक है। तो पहली लेयर जो है वो आपकी है आपकी ट्रोपोस्फियर। तो ये आपकी सबसे निचली लेयर है, अर्थ के सबसे पास जो मिलती है वो लेयर आपकी कहलाती है क्या? पहले नंबर की जो लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, सबसे निचली लेयर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है बेटा हमारे लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि जितने भी वेदर के फिनोमिना हैं, जैसे आपकी जो बारिश हो रही है, सर्दियों में जो कोहरा बन रहा है, बादल बन रहे हैं, जितने भी एनवायरनमेंट के आपके जो मौसम के फिनोमिना हैं इससे रिलेटेड, वो बेटा इसी लेयर में होते हैं। चाहे वो रेनफॉल हो, फॉग हो, हेल स्टॉर्म हो, क्लाउड का फॉर्मेशन हो, सब कुछ इसी लेयर में होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन की लाइफ है वो टोटली ट्रोपोस्फियर पे डिपेंड है? हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है कि ह्यूमन की जो लाइफ है वो टोटली ट्रोपोस्फियर पे डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि इसी में जो वेदर के फिनोमेना हैं हमारे वो हो रहे हैं। अब टेम्परेचर ट्रेंड को हम आगे पढ़ेंगे और आगे समझेंगे कि कैसे जो है अर्थ से ऊपर जाने पे ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर घटता है या फिर बढ़ता है, ये आगे हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम सारी की सारी लेयर्स को जो है वो कवर कर लेते हैं। स्ट्रेटोस्फियर, सेकेंड लेयर जो है वो आपकी स्ट्रेटोस्फियर है। जो देखो, जब भी पढ़ो किसी चीज़ को तो डायग्राम को ऑब्जर्व करो। जैसे ये डायग्राम है जो मैंने इसमें ऐड किया है और आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा था, इसमें ऐड नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ये वाला ऐड किया। आप अपनी बुक का जो डायग्राम है उसको ऑब्जर्व करो और समझो कि ये हमारी अर्थ है। तो जब हम ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हम ये जानेंगे इस डायग्राम के थ्रू कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। बाकी सबको ऊपर वाले को क्या करोगे बेटा? अभी इग्नोर करो और सिर्फ ट्रोपोस्फियर को ऑब्जर्व करो। तो आप देखोगे कि जो ट्रोपोस्फियर है वो अर्थ के सबसे पास है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि ट्रोपोस्फियर जो है वो बेटा आपकी अर्थ के सबसे पास मिलती है। सेकंड, ऑल वेदर फिनोमेना रिलेटेड टू अर्थ सरफेस आर हैपनिंग इन व्हाट? इन ट्रोपोस्फियर। 2 पॉइंट याद हुए। ऐसे ही जब हम स्ट्रेटोस्फियर पढ़ेंगे तो नीचे वाली लेयर को इग्नोर करेंगे, ऊपर वाली लेयर को इग्नोर करेंगे, ठीक है। फिर हम समझेंगे कि ट्रोपोस्फियर के ऊपर की जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर कहलाती है, मीजोस्फियर के नीचे की जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर कहलाती है। मतलब कि ट्रोपोस्फियर और मीजोस्फियर की जो बीच वाली लेयर है उसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। एग्जाम में अगर पॉइंट्स लिखने को आ जाए कि राइट 3 पॉइंट्स ऑन स्ट्रेटोस्फियर, तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि अर्थ की एटमॉस्फेयर में जो ट्रोपोस्फियर है और मीजोस्फियर है उसके बीच वाले पार्ट को हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। अब इसको स्ट्रेटोस्फियर क्यों बोल रहे हैं? स्ट्रेटोस्फियर का मतलब होता है, जब हम इस वर्ड को तोड़ के पढ़ेंगे तो इस वर्ड का जो मीनिंग है वो है बेटा आपका लेयरिंग, यानी कि ये कई परत दर परत है। जैसे आपकी प्याज होती है उसके अंदर कई सारे लेयर्स होते हैं, वैसे ही आपकी स्ट्रेटोस्फियर जो है वो कई लेयर्स से मिलके बनी है। तुम्हारे लिए याद करने वाला पॉइंट ये है कि ये जो लेयर थी आपकी, अगर हम बात करें कि स्ट्रेटोस्फियर की जो हाइट है यानी कि जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलती है, तो पहला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया है कि ट्रोपोस्फियर के बाद मिलती है। तो लगभग जो हमारी ट्रोपोस्फियर थी वो 10 to 12 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। वहाँ से हमारी स्ट्रेटोस्फियर शुरू होती है और स्ट्रेटोस्फियर वहाँ से चलना शुरू करती है और लगभग हमें 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द तक मिलती है। अब इस लेयर की अगर हम की फीचर्स को जानें तो इसमें ऑलमोस्ट कोई भी क्लाउड नहीं होता है और ना ही कोई टर्बुलेंट होता है। अब कोई क्लाउड नहीं है, कोई बारिश नहीं हो रही, कोई भी वेदर का फिनोमेना नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारे फिनोमेना तो हमारे हो रहे थे बेटा ट्रोपोस्फियर में। तो अब हमारी
स्ट्रेटोस्फीयर में ये सारे फिनोमेना नहीं होंगे, ऑब्वियसली कुछ बादल मिलेंगे जो काफ़ी दूर दूर होंगे, उससे हमारा कोई डिस्टरबेंस नहीं होने वाला है। तो ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन ने डिसाइड किया कि ये वाली जो लेयर है इसमें कोई भी वेदर का फिनोमेना नहीं हो रहा है, तो चलो हम हवाई जहाज उड़ाएंगे। क्या करेंगे, अपने प्लेन्स को उड़ाएंगे और फिर बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ कि स्ट्रेटोस्फीयर में ना तो कोई क्लाउड होता है और ना ही कोई टर्बुलेंट पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे जेट एयरप्लेन्स को उड़ाया जाता है और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो है स्ट्रेटोस्फीयर में वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस। स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन गैस देखने को मिलती है जिसका फॉर्मूला है आपका O3। अब मैं बता दूं कि ओजोन गैस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम मात्रा में मिलती है लेकिन हमारे लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कैसे इम्पोर्टेंट है बेटा, जब सूर्य अपनी किरणों को पृथ्वी की ओर भेजता है, यानी कि जब सन की जो लाइट है वो पृथ्वी की तरफ रेडिएट होती है, ये मान लीजिए आपका अर्थ है और ये आपका सन है, तो यहाँ से जब आपकी सनलाइट आ रही है तो इस सनलाइट में क्या होता है, बहुत सारे आपके यूवी रेडिएशन होते हैं। क्या होते हैं, यूवी रेडिएशन होते हैं। तो जब रेडिएशन आता है तो बेटा उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं जो हम ह्यूमन को हो सकती हैं, जैसे स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें अपने बॉडी में देखने को मिल सकती हैं। तो ओजोन क्या करता है सर, बेटा ओजोन ना एकदम बीएसएफ की तरह खड़ा हो जाता है आगे धार बनाकर, जैसे बॉर्डर पर हमारे जवान खड़े ना, वैसे ही ओजोन खड़ा हो जाता है और इस डेंजर यूवी रेडिएशन को अर्थ पे आने से फिल्टर करता है। अरे जैसे पानी फिल्टर लगा होता है हमारे घरों में, जो आरओ लगा हुआ है वाटर को फिल्टर करने का, तो वो जो गंदा पानी है उसको फिल्टर कर देता है, उसकी गंदगी को रोक लेता है और फिल्टर पानी हमें दे देता है। वैसे ही फिल्टरिंग का काम जो है वो बेटा आपका ओजोन करता है और अर्थ पर नॉर्मल जो सनलाइट है जो ह्यूमन नीड्स के लिए ज़रूरी है उसको अर्थ पर भेजता है। इस रीज़न को याद कर लेना बेटा कि ओजोन है जो यूवी रेडिएशन को कैप्चर कर रहा है। इसकी वजह से टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आएंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये पॉइंट को अच्छे से समझ लो कि इस लेयर में ओजोन मिलती है जो सन से आने वाली यूवी रेडिएशन को रोकती है, जिससे ह्यूमन लाइफ पर होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं वो कम होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ट्रेंड आगे पढ़ेंगे जैसा बताया। फिर आते हैं हमारी मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर को अगर हम देखें तो ये बेटा एम वर्ड से बनी है। देखो, एम फॉर मीजो और एम फॉर मिडल, मतलब कि ये मीजोस्फीयर है वो बीच में पाई जाती है, मिडिल लेयर्स में पाई जाती है अर्थ के। अभी हमने पढ़ा कि ट्रोपोस्फीयर जो है वो आपकी 0 to 12 किलोमीटर के बीच में देखने को मिल रही थी। क्या थी आपकी, ट्रोपोस्फीयर। वहीं जो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर थी वो 12 किलोमीटर से शुरू होकर पहुंच रही थी आपकी लगभग 50 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। अब हम देख रहे हैं कि मीजोस्फीयर जो है वो आपकी 50 किलोमीटर से शुरू होती है और 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस लेयर की भी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि ट्रोपोस्फीयर में हमारे सारे वेदर के फिनोमेना हो रहे थे, स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी ओजोन लेयर मिलती है जो कि सन से आने वाले यूवी रेडिएशन से हमको बचाती है। मीजोस्फीयर में भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है जो अगेन हमारी अर्थ को क्या करता है, सेव करता है, जो कि हैं आपके मीटियोरॉइड्स, यानी कि इनको हिंदी में हम बोलते हैं बेटा उल्का पिंड। मतलब अर्थ का जो ऊपर का हिस्सा है और अर्थ के आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। उसके आगे भी है, कुछ गैलेक्सी हैं, फिर बहुत सारी गैलेक्सी हैं। तो उस स्पेस में क्या है, बहुत बड़े बड़े पत्थर घूम रहे हैं। ठीक है, पत्थर का मतलब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं है, काफ़ी किलोमीटर के वो लंबे चौड़े पत्थर हो सकते हैं। वो जब स्पेस में घूम रहे होते हैं, मान लीजिए ये अर्थ है, कोई पत्थर यहाँ पर घूम रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। अब सर ये ग्रेविटी कहाँ से आ गई, बेटा ग्रेविटी का मतलब होता है कि अर्थ के अंदर कुछ फोर्सेस हैं जो काम कर रहे हैं। ये फोर्सेस क्या काम कर रहे हैं,
ये किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। तो ग्रेविटी क्या है? जब भी अर्थ कुछ चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, अपनी ओर आकर्षित करे, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। और इसी ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, ये जो पत्थर था, पत्थर का टुकड़ा था जो स्पेस में कहीं घूम रहा था, बाय चांस अर्थ की ग्रेविटी के कांटेक्ट में आ गया। और जब ये अर्थ की ग्रेविटी के कांटेक्ट में आया तो हो सकता है कि ये डायरेक्टली हिट करे अर्थ सरफेस पे, और कुछ वो जो डायनासोर खत्म हुए थे उसको क्या बोलते हैं, उस पीरियड को अभी याद नहीं आ रहा, उस मूवी का नाम क्या नाम था, खैर जो भी है। तो ऐसे कुछ इवेंट्स जो हैं हमें देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपके जो डायनासोर्स थे वो भी खत्म हो गए थे, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। और जब भी ऐसे कोई पत्थर जो हैं वो आते हैं अर्थ की तरफ मूव करते हैं, तो ये जो मीजोस्फीयर वाली लेयर है इसमें क्या होता है, वो सारे के सारे मीटियोर्स जो हैं, जो रॉक के टुकड़े थे, रॉक के बड़े बड़े पत्थर थे, वो बेटा इसमें बर्न करने लगते हैं। क्या करते हैं? जलने लगते हैं। और हमको कैसे देखने को मिलते हैं? जब हम आसमान की तरफ देखेंगे तो हम बोलेंगे वो देखो टूटता तारा, तो ये उनको कहते हैं हम शूटिंग स्टार्स। अगेन इसमें टेम्परेचर का कुछ ट्रेंड है जो आगे एक ही इमेज में हम सबको समझेंगे कि कौन सा किस लिए हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेयर है अर्थ की, एटमॉस्फेयर की, वो है आपकी थर्मोस्फियर। जब भी बेटा कहीं भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में आप थर्मो वर्ड पढ़ो, थर्मो, तो आप समझ लो कि यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। टेम्परेचर क्या है? काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो साइंटिस्ट ने और जियोलॉजिस्ट ने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस लेयर को थर्मोस्फियर ही बोल दें। इसलिए इस लेयर को हम थर्मोस्फियर बोलते हैं। इस लेयर की जो अगर हम कहें कि एक्सटेंशन जो है वो कहाँ तक है, तो इस लेयर का जो एक्सटेंशन है हमको 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। एक एक करके सबके पॉइंट्स देखो कि एक 0 to 12 थी, फिर 12 to 50 थी, फिर 50 to 80 थी, अब देखो 80 to 700 किलोमीटर, कितने वास्ट एरिया में मिल रही है। बाकियों के कंपैरिजन में देखो, कोई 10 किलोमीटर की रेंज में थी, कोई 20 में थी, कोई 30 में थी, लेकिन इसकी रेंज देखो अराउंड लगभग 600 किलोमीटर की रेंज में देखने को मिल रही है। ये पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ये काफ़ी वास्ट रीजन में देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट, यही वो लेयर है बेटा जिसकी वजह से हम रेडियो सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक लेयर मिलती है जिसको हम आयोनोस्फीयर बोलते हैं। थर्मोस्फीयर के अंदर ही एक सब पार्ट है जिसको हम आयोनोस्फीयर बोलते हैं, जिसमें कुछ सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं, आयंस मिलते हैं। तो उसकी वजह से जो अर्थ से जब कुछ सिग्नल भेजा जाता है और वापस रेडियो पर रिसीव किया जाता है, तो वो जो लेयर है वो थर्मोस्फीयर है जो इस काम में हमारी काफ़ी हेल्प करती है। इसी लेयर में हमको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखने को मिलेंगे। बेटा हमने ना, ह्यूमन ने क्या किया है, उसके लिए अर्थ पर ज़मीन जो है वो कम पड़ने लगी है, तो अब इन्होंने बेटा आसमान में रहना शुरू कर दिया है। इन्होंने बनाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जैसे हमारा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, वैसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इन्होंने बनाए हैं। वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, अपने साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं कि अर्थ जो है वो दूर से कैसी है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चेंजेस क्या हो रहे हैं, पेड़ कितने कट रहे हैं, वो सब ऑब्जर्व कर रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू। स्पेस शटल भी यहीं देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ हमें इस लेयर में देखने को मिलती है जिसका नाम है ऑरोरा। ऑरोरा क्या होते हैं? ऑरोरा का मतलब होता है चमकती हुई रंगीन लाइट, मतलब कि ब्राइट एंड कलरफुल लाइट। जब भी हमें आसमान में कुछ कलर्स दिखाई दें और जिसकी वजह से जो है आसपास का माहौल एकदम रंगीन हो जाए, उसको बेटा हम बोलते हैं ऑरोरा। ऑरोरा वर्ड का बेसिक मीनिंग अगर हम समझें, जो कि लैटिन भाषा से निकल के आया है, तो उसका मतलब होता है डाउन, बेबी काम डाउन।
तो उसका मतलब होता है मॉर्निंग लाइट। मॉर्निंग लाइट जैसे कि अगर हम सुबह सुबह जब उठते हैं और सूरज निकलता हुआ देखें तो हम देखेंगे, सुबह सुबह देख लो या शाम को देख लो जब सूरज डूब रहा हो, तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक अर्थ के सरफेस और स्पेस के बीच में एक लेयर जो है उसका अलग कलर दिखाई देता है। वैसे ही जब ऑरोरा का इवेंट होता है तो अर्थ सरफेस के ऊपर और स्पेस से कुछ नीचे यहाँ पर कुछ कलरफुल लाइट कुछ इस प्रकार देखने को मिलेंगी, जिनको हम बेटा ऑरोरा बोलते हैं। अब इन ऑरोरा का प्रोसेस जो है वो कैसे हो रहा है कि सर ये लाइटें तो हमें देखने को मिल गई कि काफ़ी कलर दिखे, काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया, है ना, लेकिन ये बन कैसे रहे, हाउ इट फॉर्म्स। तो क्या होता है, सन है बेटा ये, ठीक है। सन से क्या होता है, जिस प्रकार हमारे अर्थ पर कुछ विंड चलती हैं, हवाएं चलती हैं, फ्लो कर रही हैं, वैसे ही सन से भी कंटिन्यूसली लगातार कुछ विंड जो हैं वो स्पेस में ट्रेवल करने निकलती हैं। ये कुछ घुमक्कड़ टाइप की हवाएं, ये कहीं भी जा रही हैं, कहीं भी पहुंच रही हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है सूर्य ने अपने घर से बाहर भगा दिया। इनको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये विंड है और कहाँ से आई है, सूर्य से, तो इनको बोलेंगे बेटा सोलर विंड। अब ये सोलर विंड क्या है, घुमक्कड़ है, घूमते घूमते कहीं भी जा सकती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये अर्थ के पास आने लगती है। जब ये अर्थ के पास आती हैं तो हमारा जो अर्थ है उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसा लास्ट क्लास में भी बताया था कि अर्थ के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल को मिला रहा है। ये कौन सा पोल है आपका, ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला कौन सा पोल है बेटा, साउथ पोल। तो इन पॉइंट्स से कुछ मैग्नेटिक लेयर जो है, रेडिएशन है, वो बाहर की तरफ भाग रहा है, जिसको हम बोलते हैं बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो सोलर विंड इधर उधर घूम रही थी, अचानक से अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके कांटेक्ट में आ गई। जब ये सोलर विंड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आई तो बेटा इन्होंने कुछ कलर बनाए। ये कलर कैसे बने, जैसा अभी मैंने बताया कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट गैसों से मिलकर बना है। कहीं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ये सब हैं। तो ये वाली जो सोलर विंड्स हैं जब अलग अलग गैसों से रिएक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगी तो ये बेटा कुछ कुछ ग्रीन कलर जैसा बनाएंगी। वहीं अगर ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो ये बेटा पिंक कलर जैसा कुछ बनाएंगी। तो समझ में आया कि जो हमको अलग अलग कलर्स देखने को मिल रहे थे वो कैसे बन रहे हैं, कि जो सोलर विंड है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डिफरेंट गैसों से रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से हमें हमारे जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर ऑरोरास जैसी कंडीशन देखने को मिलती हैं या फिर डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। अब इन कलर्स के दो अलग अलग नाम हैं। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम इनको बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस और सदर्न हेमिस्फीयर में हम इनको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस। अब जिन बच्चों को पता है उनके पास एक पॉइंट है कि सर ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है वो अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है। सही बात है ना, अर्थ के दो हेमिस्फीयर हैं। पहला ऊपर वाला जो है, जो नॉर्थ पार्ट में है, उसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाले पार्ट में है उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है, और उसी से मिलता जुलता जो ऑरोरास का नाम है, जिसका नाम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है, वो भी आपका सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट लेयर यानी कि एक्सोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। एक्सोस्फीयर जो है वो सबसे लास्ट लेयर है। पहला पॉइंट तो यहीं से शुरू होता है और ये लगभग थर्मोस्फीयर के बाद यानी कि 700 किलोमीटर से बनना शुरू होती है और आपके स्पेस में धीमे धीमे खत्म हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लगभग कुछ ब्लू या पर्पल जैसा कलर था और धीमे धीमे ये स्पेस में मिलते मिलते ब्लैक हो जा रहा है। मतलब कि ये स्पेस में जो है वो बेटा डिफ्यूज हो गई है। क्या हो गई है, यहाँ पर आके मिल गई है। इस लेयर की एक खास बात यह है कि इसमें जो गैसेस हैं वो काफ़ी हल्के वजन की मिलती हैं, जिनका वेट जो है वो काफ़ी हल्का होता है। कौन कौन सी गैसेस हैं सर? हीलियम, हाइड्रोजन, ये गैसेस काफ़ी हल्की होती हैं। ठीक है, अब जितनी भी हमने लेयर्स पढ़े
ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। इन लेयर्स में हमने देखा कि इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो मैंने तुमको अभी कुछ देर पहले पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करने से मना किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये काम मैंने आपके लिए ऑलरेडी करके दिया है। देखो, जब आप एग्जाम में कुछ इस तरीके से अपने पॉइंट्स लिखोगे कि अर्थ की एटमॉस्फेयर की जो पहली लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर, पहला पॉइंट। उसके अंदर ये 0 से 12 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। इसका ऑलमोस्ट जो 75% मास जो है वो एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है। ऐसे करके मैंने सारे के सारे पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। आप इस चीज़ से इसका रिवीजन करना, और जहाँ पॉइंट समझना है पीछे जाना, पर्टिकुलर लेयर को खोलना, उसके बारे में पढ़ना, फिर इसका रिवीजन करना। देखो, सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, ओजोन लेयर मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में मिल रही थी, मीजोस्फीयर में मीटियोर्स उड़ते हैं आपके, मीटियोर जो है वो बर्न होते हैं जिससे शूटिंग स्टार बनता है। तो सबका यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। अब आते हैं टेम्परेचर पे, जो कि मैंने हर लेयर का अलग अलग ना बताकर एक साथ इकट्ठा कर लिया है ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो। अब तक तुम सबको ये तो समझ आ गया होगा कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर से मिलकर बना है। इन लेयर्स में जो टेम्परेचर है वो अलग अलग मिलता है। जैसे अगर हम ट्रोपोस्फियर में अपने अर्थ सरफेस से ऊपर जाने की कोशिश करें या ट्रोपोस्फियर में लगभग 10 किलोमीटर तक जाएं, तो पाएंगे कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो आपका क्या करता है? घटता है। अपने नोट्स में ऐसे ही डायग्राम बनाओ और साइड में एक जगह छोड़ो और उस जगह पे आप लिखो कि इस लेयर में क्या हो रहा है? टेम्परेचर घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, फिर दूसरी लेयर पे आ जाओ। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो रहा है? देखो, ये जो नीचे दिया हुआ है, जब भी इन डायग्राम्स को पढ़ते हैं तो ध्यान देते हैं कि नीचे वाले एक्सिस पे क्या है और ऊपर वाले एक्सिस पे क्या है। इस वाले एक्सिस पे आपका ऑल्टीट्यूड दिया है, यानी कि हाइट दी है। अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो धीमे धीमे जो है वो हाइट बढ़ रही है। वहीं अगर हम इस पॉइंट से इधर जाएं तो जो हमारा टेम्परेचर है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव में जा रहा है। इधर क्या है? आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, इधर क्या है? आपकी नेगेटिव वैल्यू है। तो हमने देखा कि ट्रोपोस्फियर में जब हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो घट रहा है। फिर हम स्ट्रेटोस्फियर में और ऊपर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो फिर से बढ़ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू थी 60 -60, अब +20 में आ गए, तो ऐसे ऐसे घट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बढ़ रहा है। फिर ऊपर और जाएंगे, मीजोस्फीयर में देखेंगे अगेन टेम्परेचर ने घटना शुरू कर दिया है ना। फिर थर्मोस्फीयर में पहुंचेंगे, फिर हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू करता है। एक और लेयर है इसके ऊपर जो अभी हमने लास्ट में पढ़ी थी, उसका नाम था एक्सोस्फीयर। इसमें भी टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है और इतना बढ़ता है कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो ये बात समझ में आई कि सबसे पहली जो लेयर है उसमें टेम्परेचर घटता है, उससे ऊपर बढ़ता है, फिर घटता है और फिर बढ़ता ही रहता है। तो शुरू करो, घटता है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। याद हो गया? अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे ओजोन लेयर है, इसलिए यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो घट रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैसेस की जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर जो है वो घटता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब तक हमने अर्थ का एटमॉस्फेयर समझ लिया, अब हम समझते हैं अर्थ के पास और आ जाते हैं। अब तक हम अर्थ से दूर जा रहे थे, अब हम अर्थ के पास आते हैं, यानी कि ट्रोपोस्फियर के अंदर के जो फिनोमेना हैं, जैसे रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन और भी जितने वेदर या क्लाइमेट से रिलेटेड फिनोमेना है उनको समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि वेदर क्या है एंड क्लाइमेट क्या है। वेदर और क्लाइमेट में एक बेसिक सा डिफरेंस है। क्या है? बेसिक सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? आपका जो बेसिक डिफरेंस है बेटा वो है आपका टाइम। क्या? टाइम। अब एक जो फिनोमेना है वो कम टाइम में हम काउंट करते हैं और एक फिनोमेना हम
ज़्यादा टाइम में काउंट कर रहे हैं। मतलब कि जो वेदर है उसको हम जब एनालिसिस करते हैं या उसके बारे में कोई बात करते हैं या उसको प्रेडिक्ट करते हैं या हम बताते हैं कि आज का मौसम कैसा है, आज मौसम, तो आज का जो मौसम है वो हम घंटे टू घंटे बता रहे हैं। यानी कि 1 घंटे पहले जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री था, अब 2 घंटे बीत चुके हैं, अब कितना हो गया, 35 डिग्री हो गया। शाम को फिर क्या होगा, अचानक से फिर 26, 28, 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब हम जो वेदर के बारे में बता रहे हैं वो डे टू डे या फिर आवर टू आवर एक्टिविटी है। इसमें हम या तो बोलते हैं कि आज का मौसम काफ़ी ठंडा था, कल जो है वो काफ़ी गर्म होगा, जैसे आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो वैसे ही क्लाइमेट जो है वो आपकी 30 ईयर्स में देखी जाती है। मतलब हम क्लाइमेट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है वेदर जैसी कि घंटे में बात कर दी, दिनों में बात कर दी, नहीं 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 नहीं। क्लाइमेट जो है वो आपकी बात करती है ईयर्स में, वो भी 30+ ईयर्स में। कितने, 30+। ये कहता मैं 30 साल से नीचे तो बात ही नहीं करता, मैं बड़ा आदमी हूँ। तो जब भी हम इसका क्लाइमेट का बात करेंगे या क्लाइमेट को एनालिसिस करेंगे तो जितने भी वेदर थे उनका एवरेज निकालेंगे और लगभग 30+ ईयर्स को कैलकुलेट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का या फिर हमारे भारत का या किसी भी कंट्री का क्लाइमेट जो है वो कैसा है। ठीक है, दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आ गया कि वेदर जो है वो आवर टू आवर या फिर डे टू डे एक्टिविटी को नापता है एटमॉस्फेयर के, और क्लाइमेट जो है वो 30+ ईयर्स यानी कि एक लॉन्ग टर्म में क्या चेंजेस होने वाले हैं उसको समझाता है। अब आते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट पे। वेदर और क्लाइमेट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पहला टेम्परेचर, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। मैं समझ रहा हूँ आप क्लास 9th में अभी आए हो, कुछ दिन पहले ही आए हो, तो तुमको ये वर्ड बिल्कुल समझ नहीं आ रहे होंगे कि सर ये क्या टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन बोल के निकल जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा सब समझ आएगा, एक एक वर्ड को तोड़ के समझाएंगे और जोड़ के समझाएंगे। सबकी डेफिनेशन यहाँ पे ऐड है और सबको मैं एक एक आपके रियल लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ के सिखाऊंगा और इसकी डेफिनेशन को इसी क्लास में याद करा के आपको भेजूंगा। तो पहले आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या है, आजकल मोबाइल फ़ोन्स में हम चेक करते हैं ना कितनी डिग्री सेल्सियस है, कितनी डिग्री ज़्यादा गर्मी हो गई, ज़्यादा ठंडा हो गया। तो हम क्या कर रहे होते हैं बेटा, हम टेम्परेचर को जान रहे होते हैं। मतलब कि टेम्परेचर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम हवा के हॉटनेस यानी कि गर्मपन, कोल्डनेस यानी कि ठंडेपन को समझते हैं। कोई हवा कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, अगर हम इस बात की नॉलेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हो तो बेटा वो आपका टेम्परेचर कहलाता है। हम किस बारे में जानकारी ले रहे हैं, टेम्परेचर की जानकारी ले रहे हैं। तो समझ आ गया होगा कि टेम्परेचर क्या होता है। अब देखते हैं इंसोलेशन वर्ड क्या है, जो आपकी एनसीईआरटी में ऐड किया गया है और उसकी डेफिनेशन भी वहाँ पे दी गई है। जिसको समझ आ गई बेहतर, नहीं आई अभी समझो। इंसोलेशन का मतलब होता है, इसके वर्ड में ही छिपा हुआ है इन सो, मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब यहाँ पर आपकी एनर्जी होता है, यानी कि सूर्य से या सन से आने वाली जो हीट है उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। तो जो सन से आने वाली हीट है यानी कि इनकमिंग सोलर हीट, उसी को हम बेटा आपका इंसोलेशन बोलते हैं। देखो जब भी कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो उसको तोड़ो फिर जोड़ो, उसका पहले तोड़ के मीनिंग समझो। जैसे इन का मतलब था आपका इनकमिंग, SOL का मतलब था आपका सोलर यानी कि सन, एशन का मतलब था आपका टेम्परेचर जिसका मतलब था हीट, एनर्जी। तो इंसोलेशन हुआ इनकमिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन दैट इज इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टेम्परेचर के जो काम कैसे करता है। टेम्परेचर जो है वो जब सन से रेडिएट होता है तो सोलर एनर्जी के रूप में यानी कि इंसोलेशन के रूप में हमारे अर्थ पर पहुंचता है, और अर्थ की जो सरफेस है वो इसको अपनी ओर आकर्षित करती है और अपने आप में इसको समा लेती है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है,
और हमारी जो अर्थ है फिर वो धीमे धीमे क्या होती है, गर्म होना शुरू करती है। एक एक चीज़ को समझ लो, क्योंकि आगे हम मानसून पढ़ने वाले हैं। तो जब मानसून पढ़ेंगे तो क्यों धरती जो है वो हमारी गर्म हो रही है, क्यों ठंडी हो रही है, और इसकी वजह से क्यों बारिश होती जा रही है, ये भी समझना है। तो इसलिए अभी समझ लो कि सन से आने वाली जो एनर्जी है उसकी वजह से ही हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो बेटा गर्म होती है। क्यों गर्म होती है? क्योंकि जो सन से हमारी एनर्जी आई उसको अर्थ ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर समा लिया। ठीक है, अब इसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट होते हैं। सबको पता है कि टेम्परेचर जब चेंज होगा तो क्या होगा, डे नाइट होगी। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से दिन या रात हो रहे हैं। सीजन चेंज हो रहे हैं, विंटर आ गए, फिर मॉनसून आ गया, फिर समर आ गए। ये सब टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। आगे समझेंगे, सीजन्स के जो टाइप्स आपके सिलेबस में दिए हैं उनको समझेंगे। ठीक है, अब आते हैं टेम्परेचर जोन। अर्थ जो है वो कई जोन्स में डिवाइडेड है, जैसे टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। अर्थ के जो टेम्परेचर के जो जोन्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला जो जोन है उसका नाम है आपका टोरिड जोन, मतलब कि ऐसा रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में मिले। सर क्या बात कर रहे हो, ये कैंसर कहाँ से आ गई? रुक जाओ समझा रहा हूँ। देखो, ये है आपकी अर्थ। इसमें मैंने 3 लाइन पहले से खींची है, क्योंकि इतने बड़े बोर्ड पे ना मैं सीधी सीधी लाइन नहीं खींच पाता। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो अर्थ जो है, मान लीजिए ये सर्कल जो है हमारा अर्थ है, तो इसको 3 पार्ट्स में ऐसे 3 लाइन जो है वो कट करती है। 3 डिफरेंट लाइन जो है वो कट करती है। ये बीच वाली जो एकदम इक्वल हाफ में काटती है उसको हम बोलते हैं क्या, इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, जो कि आपकी 0 डिग्री पे देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक ऊपर लेयर होती है और एक नीचे लाइन होती है जो कट करती है, जो आपकी 23/2 डिग्री पे कट करती हैं। दोनों ही 23/2 डिग्री पे कट करती हैं। तो इनके भी कुछ नाम हैं। ऊपर वाली जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ है, उसमें देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वही जो नीचे वाली लाइन है उसको हम बोलते हैं बेटा आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है? कैप्रिकॉर्न। अब इन लेयर्स की वजह से हमने अर्थ का जो टेम्परेचर जोन था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट जो इस तरह है ना, एक इसके बाद है, एक ऊपर है। वही हम पिछले वाले डायग्राम में समझते हैं। अभी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि ये वाली जो बीच वाली लाइन थी उसको हम आपका इक्वेटर बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे हम कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वहीं जो नीचे वाली लाइन है उसको हम बोलते हैं आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो जोन टेम्परेचर का ऐसा जोन जो 2 ट्रॉपिक्स के बीच में मिले, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का वाला जो पार्ट है उसको हम बेटा बोलते हैं आपका टोरिड जोन। अर्थ के टेम्परेचर का जो जोन है, पहला टेम्परेचर का जो जोन है उसका नाम है टोरिड जोन, जो कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23/2 नॉर्थ एंड 23/2 साउथ में देखने को मिलता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में देखने को मिलता है। उसको हम बोलते हैं टोरिड जोन। इस जोन की खास बात यह है कि सनलाइट जो है अर्थ पर डायरेक्ट पड़ती है, यानी कि परपेंडिकुलर पड़ती है। इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो, किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा ऐसा, समझो। ये अर्थ है आपकी, ठीक है, ये आपका सन है। जब सन से कोई सन रेज जो हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं तो वो जो रीजन है वो टोरिड जोन है, और इसी रीजन में जो है वो आपकी सन रेज जो हैं वो डायरेक्टली हिट करती हैं। लेकिन अगर हम इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाएं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे जाएं तो हम पाएंगे कि हमारी जो सन की रेज हैं वो कभी भी डायरेक्टली हिट नहीं कर रही।
डायरेक्टली हिट करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम मान लो यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ये मान लो आप खड़े हो, तो यहाँ पर सन है, तो सन की जब रेज हमारे ऊपर पड़े तो साल के कुछ ऐसे दिन हो जहाँ पर हमारी जो शैडो नॉर्मली जनरेट होती थी वो उस दिन जनरेट ही ना हो, मतलब कि हमारी जो परछाई है वो बने ही ना। तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं आपके टॉरिड जोन, जहां पर आपकी सनलाइट जो है वो डायरेक्टली पड़ती है और जहां पर साल के कुछ ऐसे दिन आते हैं जहां पर आपकी जो परछाई है या फिर शैडो जो है वो बनेगी ही नहीं, ठीक है। दूसरा जोन जिसका नाम है आपका टेम्परेट जोन, ये बेटा आपके ट्रॉपिक से शुरू होता है, यानी कि इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे, और दोनों ही हेमिस्फीयर में मिलता है। लेकिन जो आपका आर्कटिक सर्कल है और अंटार्कटिक सर्कल है, ये बेटा याद करने पड़ेंगे कि आर्कटिक सर्कल जो है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और अंटार्कटिक सर्कल जो है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इन दो सर्कल के बीच में, यानी कि आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला एरिया और अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया जो है उसको हम बोलते हैं आपका टेम्परेट जोन, ठीक है। इसका टेम्परेचर अभी समझेंगे, पहले हम तीसरे हिस्से को समझते हैं जो कि आपका है फ्रिजिड जोन। अब ये फ्रिजिड जोन जो है, अब देखो हमने ये कवर कर लिया जो आपका टॉरिड जोन था, ये वाला कवर कर लिया जो टेम्परेट जोन थे, ठीक है। अब क्या बचा, ये वाला हिस्सा बचा, इधर ये वाला बचा, इसको हम बोलते हैं बेटा फ्रिजिड जोन। अब एक चीज समझो, जब कभी भी हम अर्थ के इक्वेटर पे खड़े हो, ठीक है, ये अर्थ है और ये अर्थ का इक्वेटर है, इस डायग्राम से अच्छा बड़े वाले पे चलते हैं। मान लीजिए कि हम अर्थ के इक्वेटर पे खड़े हैं, यानी कि 0 डिग्री पर खड़े हैं, और अगर हम इस इक्वेटर से इधर जाना शुरू करें ऊपर की ओर या नीचे की ओर, यानी कि नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की ओर जाना शुरू करें, तो हम पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर था, सबसे ज़्यादा जो गर्मी थी वो हमें इक्वेटर पे लग रही थी। इसीलिए आप देखोगे कि इंडिया में जो है वो आपको सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, 55-50 डिग्री तक सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलता है, इसी कारण की वजह से। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से बेटा दूर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पे हो सकता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यहाँ होगा आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यहाँ हो सकता है कि -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए, सेल्सियस तक चला जाए। तो जो अभी हम पढ़ रहे थे कि जो टॉरिड जोन है उसका टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा है, टेम्परेट जोन जो है उसका टेम्परेचर लगभग मॉडरेट है, ना ज़्यादा है ना कम है। वहीं जो फ्रिजिड जोन है वो काफ़ी ठंडे पार्ट्स हैं, काफ़ी ठंडे एरिया हैं, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, ठीक है। लो टेम्परेचर, तो ऊपर वाले जोन्स लो टेम्परेचर के हैं, टेम्परेट जोन मॉडरेट टेम्परेचर में मिलते हैं। वहीं जो आपके टॉरिड जोन है उनका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई होता है। आगे बढ़ते हैं, ये समझ लिए हम। अब आते हैं हम वाटर साइकिल समझते हैं। वैसे ये सिलेबस में आपके डायरेक्टली कहीं भी मेंशन नहीं है कि वाटर साइकिल क्या है, लेकिन हमें वाटर साइकिल को समझना पड़ेगा क्योंकि दो एलिमेंट्स जो हैं आपके वेदर और क्लाइमेट के वो दिए हुए हैं, एक ह्यूमिडिटी एंड दूसरा प्रिसिपिटेशन। तो अगर हम ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन समझना चाहते हैं तो हमें छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो वाटर साइकिल का भी समझना पड़ेगा। ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपको प्रोसेस समझाएगा कि कैसे ह्यूमिडिटी क्या होती है और कैसे ये बढ़ रही है, वहीं प्रेसिपिटेशन क्या होती है और ये कैसे हमारी अर्थ पर पहुंच रही है, उसके बारे में ये वाटर साइकिल जो टॉपिक है वो आपको समझाएगा। तो बेटा क्या होता है कि मान लो ये रिवर है या कोई वाटर बॉडी है, जैसे कि बड़े बड़े ओशियंस। तो अभी हमने देखा कि सन जो थी वो काफ़ी सनलाइट जो है वो अर्थ की तरफ भी भेजता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे अर्थ की सरफेस जो है वो गर्म होना शुरू करती है। अगर अर्थ की सरफेस गर्म हो रही है तो पानी भी गर्म होगा,
तो बेटा जब भी पानी गर्म होता है, फॉर एग्जाम्पल जब भी आप अपने घर पर पानी को उबालना शुरू करते हो तो वो पानी एक लिमिट के बाद क्या है, हवा में उड़ने लगता है और धीरे धीरे जिस बर्तन में आप पानी उबाल रहे थे वहाँ से खत्म हो जाता है। ये हुआ क्या, पानी गया कहाँ? पानी बेटा उड़ के चला गया आपका एटमॉस्फेयर में, जिसको हम बोलते हैं आपकी इवोपरेशन। यानी कि जो वाटर था हमारे बर्तन में या फिर किसी भी बड़े वाटर बॉडी में, वो किसी हीट की वजह से, चाहे वो हमने गर्म किया या सन की हीट की वजह से, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पानी जो है वो हवा में बदल गया। इस प्रोसेस को हम आपका बोलते हैं इवोपरेशन। यानी कि पानी जो है वो इवोपरेट हो गया और हमारे कहाँ पहुँच गया बेटा, स्काई में पहुँच गया। अब ये आसमान में आ गया। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब हम अपने अर्थ के ऑल्टीट्यूडनली ऊपर जाते हैं, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड का बेटा रिलेशन जो है वो सीधा सीधा आपका होता है हाइट से। किससे? HIEGHT, हाइट से। जब भी हम किसी अर्थ के निचले सरफेस से ऊपर यानी कि हाइट पे जाएंगे, यानी कि ऑल्टीट्यूडनली ऊपर बढ़ेंगे, तो इसको हम बेटा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर घटने लगता है। अरे आप समर वेकेशन में अपने जो घरों को छोड़कर पहाड़ों की तरफ भागते हो, क्यों भागते हो? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है, जबकि तुम्हारे ही घर के आसपास जो है काफ़ी गर्मी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब जब हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं तो वो टेम्परेचर जो है वो घट रहा है? वो टेम्परेचर जो है बेटा इसलिए घट रहा है कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर बढ़ते हैं, जैसे हम गर्मियों में कभी कभी छत पर घूमने चले जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है नीचे के कंपैरिजन, तो वैसे ही जैसे जैसे हम ऊपर पहुँचते हैं टेम्परेचर जो है वो घटना शुरू करता है। और इसी टेम्परेचर की घटने की वजह से जो हमारा वाटर वेपर हीट की वजह से ऊपर पहुँचा था, वो फिर से जो गैस था कभी, वो हीट कम होने की वजह से फिर से पानी में या फिर वाटर में कन्वर्ट होना शुरू करता है। और जब ये वाटर हमारे आसमान में होता है, ज़मीन पे नहीं है, आसमान में है, तो उसको बेटा बोलते हैं हम आपके क्लाउड्स। तो क्लाउड्स कैसे बने? जब पानी ज़मीन से उड़ के वेपर के फॉर्म में एवोपरेट हुआ और आसमान में पहुंचा और फिर टेम्परेचर कम होने की वजह से पानी में कन्वर्ट हुआ, तो उसको हम बोलते हैं आपके क्लाउड्स। अब पृथ्वी की सरफेस पे बहुत सारे विंड फ्लो कर रहे हैं, तो जब इन विंड की वजह से ये क्लाउड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे और किसी और रीजन में पहुंचेंगे, तो इसकी एक लिमिट है। जैसे ये क्लाउड्स हैं, इसमें एयर है और क्या है, वाटर है, ठीक है। तो हर हवा की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना पानी जो है वो होल्ड कर सकती है। जैसे कि तुम्हारी एक कैपेसिटी है कि तुम 1 घंटे पढ़ सकते हो, 4 घंटे पढ़ सकते हो या 10 घंटे पढ़ सकते हो, वैसे ही हर हवा की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना वाटर जो है वो बेटा होल्ड कर पाएगी। क्या कर पाएगी? अपने पास रख पाएगी। जब ये कैपेसिटी उसकी टूट जाती है, यानी कि उसके जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाए, तो क्या होता है बेटा, वो अपने आवाज़ जो है अपने अंदर से उस वाटर को क्या करती है, रिलीज कर देती है और वो पानी जो है बेटा नीचे गिरने लगता है। कहाँ पे? अर्थ सरफेस पे। अब ये अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। इसको नॉर्मल जो लैंग्वेज है ज्योग्राफी की, उसमें हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन और आम भाषा में हम इसको बोलते हैं रेन। इसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। ये पानी के फॉर्म में भी नीचे आ सकता है, स्नो के फॉर्म में भी आ सकता है, या फिर हेल स्ट्रोम के नीचे भी फॉर्म में भी नीचे आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब समझते हैं ह्यूमिडिटी क्या है। अभी मैंने समझाया कि हर हवा की एक कैपेसिटी होती है क्या करने की, वाटर को होल्ड करने की। जब वो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी पूरी हो जाए तो प्रेसिपिटेशन होती है। तो ह्यूमिडिटी क्या है? अ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, मतलब किसी हवा के अंदर कितना पानी एक पर्टिकुलर टाइम में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एक गिलास के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में कितना पानी है, वही उसकी ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब बेटा ह्यूमिड से है, जिसको हम डायरेक्टली वाटर से रिलेट करते हैं। ठीक है, अब
ह्यूमिडिटी के अलग अलग इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारे और ह्यूमन लाइफ पे। वो क्या हो सकते हैं कि जब कभी भी जैसे बरसात के मौसम में जब हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें पानी की जो मात्रा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमको जो है काफ़ी पसीना देखने को मिलता है। तो ये पानी आ कहाँ से रहा है बेटा? आधा पानी हमारे बॉडी के अंदर से आता है और आधा पानी जो एटमॉस्फेयर में है उसकी वजह से हमारी बॉडी पर आता है, और इसलिए हमें बरसात के मौसम में चिपचिपापन जो है वो फील होता है, महसूस होता है। दूसरा कारण क्या है कि हमारे जो कपड़े हैं वो बहुत आसानी से नहीं सूखेंगे और हमको काफ़ी चिपचिपापन यानी कि स्टिकी फील होगा। ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन, वही वाटर की जब कैपेसिटी कंप्लीट हो गई तो वो नीचे आ गया। यही यहाँ लिखा है कि प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच कंडेंस्ड वाटर, जो पानी की कैपेसिटी थी, एयर की जो कैपेसिटी थी, जब उसने होल्ड करना ख़त्म कर दिया और पानी को नीचे छोड़ दिया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका कंडेंसेशन। ठीक है। और वो पानी जब अर्थ सरफेस पे पहुंच जाए उसको हम बोलते हैं आपकी प्रेसिपिटेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब पानी नीचे आ जाए उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। इसकी ये काम कैसे करता है ये मैंने आपको समझा दिया अभी वाटर साइकिल में। अब इसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे कि ये रेन के फॉर्म में नीचे आ सकता है, स्नोफॉल हो सकता है, स्लीट के फॉर्म में आ सकता है, या फिर हेल स्टॉर्म की फॉर्म में नीचे आ सकता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर मॉनसून समझना चाहते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझना पड़ेगा। अगर मानसून कैसे काम करता है ये समझना चाहते हो तो अगेन आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझना पड़ेगा। तो सर कौन समझाएगा ये काम? ये काम मेरा है समझाना, समझना काम आपका है। तो समझो, अपने पास 4 किताबें ले लो और एक के ऊपर एक रखना शुरू करो। एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब। 4 बुक्स हो गई, 1 2 3 4। तुम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो वेट है किसके ऊपर है? 1 नंबर वाली बुक पे। सबसे कम किस पे है? 4 नंबर वाली बुक पे। ठीक है। अब जब ये किताबें एक किताब के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, वैसे ही अभी हमने पढ़ा कि अर्थ के ऊपर भी बहुत सारी क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। तो जब ये लेयर्स अर्थ के ऊपर प्रेशर बनाती हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा? अर्थ सरफेस पे। सबसे कम कहाँ होगा? एक्सोस्फीयर के पास। ठीक है। तो द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। अब क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हमने जब बुक सेट की थी, अगर बुक के ऊपर है तो उसको हम बुक प्रेशर बोल देंगे, है ना। वैसे ही एटमॉस्फेयर की वजह से जब ये प्रेशर जनरेट हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये काम कैसे करता है? एज वी गो हायर, यानी कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे इन दी एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स। जैसे अभी 4 बुक्स जो हमने रखी, हम नीचे वाले इसको अगर हम अर्थ सरफेस मान लें और ऊपर की ओर जाना चाहें तो पाएंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, यहाँ और कम होगा, यहाँ सबसे कम होगा, है ना। तो वैसे ही जैसे हम अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रेशर जो है वो रैपिडली फॉल करेगा। अभी मैंने ऑल्टीट्यूडनल इफेक्ट समझाया था कि हम वेकेशंस में कहाँ जाते हैं? माउंटेन्स में। तो इसी वजह से जब हम हाइट पे ऊपर जा रहे हैं प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। ठीक है। जैसे तुम देख पा रहे होगे ऊपर जा रहे हैं इसीलिए यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ नीचे आ रहे हैं तो यहाँ प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, जब भी फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्लास्टिक के टुकड़े को लें और उस पर हीट जो है वो प्रोवाइड करें किसी भी वजह से, तो जब हम हीट किसी प्लास्टिक के टुकड़े पर प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा बेटा? आपका मेल्ट होगा। जब वो मेल्ट होगा तो एक्सपेंड होगा, फैलना शुरू करेगा। वैसे ही जब हम किसी वाटर के या एयर पर, हवा पर टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हवा जो है प्लास्टिक की तरह जो है वो फैलना या एक्सपेंड करना शुरू करती है। तो जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैसे वैसे हवा एक्सपेंड करेगी
तो उसको और जगह चाहिए, और जगह चाहिए अब, क्योंकि अर्थ सरफेस जो कि ये वाला एरिया है यहाँ पे जगह कम है तो वो ऊपर भागेगी। अब समझ आया कि हवा जो है वो यहाँ ऊपर क्यों जा रही है। हवा यहाँ पे ऊपर इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से हवा जो है वो काफ़ी फैल गई है। और हवा जो काफ़ी फैल गई है तो वो अब ऊपर उठ रही है, क्योंकि ऊपर जो है वो खाली जगह है। यहाँ हर सरफेस पर जो थी स्पेस जो है वो काफ़ी कम पड़ने लगी है ना। जब एक कमरे में जगह ना हो तो हम बड़े कमरे में चले जाते हैं। तो वैसे ही जब हीट ज़्यादा होती है, हवा फैलने लगती है, तो वो दूसरे कमरे में यानी कि ऊपर की ओर जाने लगती है। अब जब यहाँ पर जो हवा थी वो ऊपर चली गई तो यहाँ क्या बचा? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं बचा तो कोई प्रेशर नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या बना बेटा आपका? लो प्रेशर। ठीक है। अब हो सकता है ना किसी और रीजन में टेम्परेचर जो है वो कम हो, तो जब टेम्परेचर कम होगा तो हवा सिकुड़ना शुरू करेगी, सिकुड़ना शुरू करेगी तो वो नीचे उतरेगी। क्यों? क्योंकि वो भारी होने लगी। जब वो भारी होगी तो नीचे की ओर प्रेशर बनाएगी, उसको बोलेंगे हम हाई प्रेशर एरियाज। ठीक है। यही यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं एक बार कि हाई टेम्परेचर जब होगा तो लो प्रेशर जो है वो जनरेट होगा। कैसे? कि मोर दी टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा हवा उतनी ज़्यादा गर्म होगी। जितनी ज़्यादा गर्म होगी वो प्लास्टिक की तरह एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करेगी तो वो हल्की होगी और ऊपर बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब उसको ज़्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, ज़्यादा जगह चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि एक कमरे में अगर जगह नहीं है तो हम दूसरे कमरे में जाते हैं, किसी बड़े कमरे में जाते हैं और फैल फैल कर सोते हैं। वैसे ही इसको भी एक बड़ा एरिया चाहिए जो कि अर्थ सरफेस पे नहीं है, इसलिए एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने लगती है और लो प्रेशर जो है उसको जनरेट करती है, क्योंकि ये हवा ऊपर चलेगी और नीचे कुछ नहीं बचा। तो इसकी वजह से क्या होगा? जब हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर जनरेट हो रहा है तो आसमान में हमको बहुत सारे बादल देखने को मिलेंगे। अभी का जो मानसून का टाइम चल रहा है, अभी आप आसमान में बहुत सारे बादल देखेंगे, मतलब कि आपके आसपास अभी जो है वो लो प्रेशर जो है वो काफ़ी बना हुआ है। ठीक है। मतलब ये समझो कि जब बारिश होगी तो आपके आसपास जो है वो लो प्रेशर बना हुआ है। ये लाइन को समझ लो कि जब भी हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर जनरेट हुआ है तो चांसेस हैं कि जो आपकी रेन है वो होगी। कि इसलिए बता रहा हूँ मानसून में बहुत हेल्पफुल होगा। नहीं समझ में आ रहा है पीछे जाके फिर वीडियो देख लो, क्योंकि मानसून कतई समझ नहीं आएगा अगर ये समझ नहीं आया तो। दूसरा आपका लो टेम्परेचर हो सकता है, जैसा मैंने बताया जब लो टेम्परेचर होगा चीज़ें सिकुड़ना शुरू करेंगी, चीज़ें जब सिकुड़ना शुरू करेंगी तो हाई प्रेशर बनेगा। अरे कम जगह में ज़्यादा लोग आ गए, एक कमरे में 10 लोग थे, लो प्रेशर। अब उसी सेम कमरे में 20 लोग आ गए, ज़्यादा लोग हो गए ना, हाई प्रेशर। गर्मियों में छोटे कमरे में 10 लोगों का रहना भी दुश्वार है, वहीं सर्दियों में उसी छोटे कमरे में 20 लोग भी आसानी से रह पा रहे हैं। लेकिन उस कमरे की जो सतह है उस पे 10 लोग थे तो प्रेशर लो था। अब सर्दियों में यानी कि जब ठंडा मौसम हुआ 20 लोग आ गए, लेकिन उस सरफेस पे वेट तो ज़्यादा हो गया ना, कहाँ 10 लोग कहाँ 20 लोग, हाई प्रेशर जनरेट हुआ। ठीक है। जब लेस टेम्परेचर हुआ एयर गेट्स कोल्ड, कोल्ड तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी तो हैवी बनेगी, हैवी बनेगी तो नीचे उतरेगी, नीचे उतरेगी तो क्या होगा बेटा आपका? हाई प्रेशर बनेगा। दोनों टर्म समझ आ गए होंगे कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या है, ये किस टेम्परेचर से रिलेटेड है। रिवीजन आपको इस वाली स्लाइड से ही करना है, पीछे डिटेल में दिया हुआ है, उसको समझने के लिए रखो। फिर भी समझना है क्लास दोबारा खोलो, दोबारा देखो, तीसरी बार समझना है तीसरी बार देखो, फिर भी समझना है कमेंट करो, हम आपके डाउट डायरेक्टली क्लियर करेंगे। ठीक है। अब आते हैं विंड्स पे। विंड्स जो हैं वो बेसिकली एयर जो होती है उसका ही दूसरा फॉर्म है। सर ये कैसी बातें करते हो, पहले एयर तो समझा दो। तो एयर समझते हैं पहले। एयर जो है, एयर इज नथिंग बट स्टेशनरी और लोकलाइज्ड मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम सबको पता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है, ट्रोपोस्फियर वाला जो हिस्सा है, उसमें बहुत सारी गैसें देखने को मिलती हैं। अब
ये एयर कब कहलाएगी? जब उसका मोशन ना हो, यानी कि एयर में जब कोई बहुत बड़ा मोशन इंक्लूडेड ना हो और ये काफ़ी काम कंडीशन में हो, एक जगह स्थिर रहे। जैसे गर्मियों की शाम, ना हवा चल रही है, ना पत्ते हिल रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, गर्मी लग रही, वही आपकी एयर है। फिर आता है आपका मनपसंद मौसम मानसून। सबको पसंद नहीं है बट आता है मानसून। मानसून में क्या होता है? बहुत तेज तेज हवाएं चलना शुरू करती हैं। किसमें? स्पीड में। यहाँ मोशन कतई नहीं था, या था भी तो बहुत कम था। यहाँ पे मोशन जो है भर भर के, ये भाग रही हैं हवाएं, एक दूसरे पे अटैक कर रही, और ये काम तो कतई नहीं है विंड जो है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि इनमें मोशन जो है बहुत कम होता है, विंड में मोशन काफ़ी ज़्यादा होता है। एयर जो है वो काफ़ी काम होते हैं और विंड जो है वो काफ़ी स्पीड में फ्लो करते हैं, ये काम नहीं होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर में हवाएं किस प्रेशर से किस प्रेशर की तरफ चलेंगी। यानी कि जो विंड का फ्लो है, देखो अभी बताया एयर फ्लो नहीं करेगी, विंड फ्लो करेगी। टर्म को समझो, एयर काम है, शांत है, एक जगह रुकी रहती है, ज़्यादा हिलती डुलती नहीं है। विंड जो है वो तेज तेज चलती हैं, तो विंड का ही फ्लो होगा, एयर का फ्लो नहीं होता है। तो जब विंड का फ्लो होना शुरू करेगा, देखो यहाँ पे भी विंड लिखा है एनसीईआरटी ने, एयर नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? एयर। तो जब भी विंड फ्लो करती हैं तो वो बेटा आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेंगी। कभी भी किसी भी जगह, किसी भी प्लानेट पे या अर्थ के किसी भी सरफेस पे जब विंड फ्लो करना शुरू करेंगी तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो फ्लो करेंगी। अभी हाई प्रेशर लो प्रेशर समझाया था। हाई प्रेशर यहाँ पर बहुत सारे लोग हों, फॉर एग्जांपल आपके रूम में 20% हो। अब सेम साइज का रूम इधर भी है, ठीक है, और इस रूम में कोई नहीं है, 0 लोग हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, जहाँ पे जो हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है, वो कम लोग जहाँ हैं वहाँ जाएंगे ना। ठीक है, तो हवाएं भी इसी प्रकार जहाँ पर बहुत डेंस जगह होती है उसको छोड़कर लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, यानी कि यहाँ पे खाली जगह हैं उधर की तरफ भागती हैं। तो विंड कैसे काम करती हैं? ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन टू रीजन्स। जैसे इस डायग्राम में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, जितने ज़्यादा यहाँ हाई प्रेशर होगा और जितना ज़्यादा यहाँ लो प्रेशर होगा, मतलब कि अगर यहाँ मान लो 1000 का हाई प्रेशर बना हुआ है और यहाँ पर लगभग 300 या 400 का प्रेशर है, तो विंड उतनी ही ज़्यादा तेज चलेंगी। 1000 से 300 में डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग आपका 700 के आसपास है, तो हवाएं उतनी तेज चलेंगी। वहीं इन कंपैरिजन अगर हम देखें, यहाँ 1000 है और यहाँ पर 900 है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपका 100 का ही है, तो ये हवाएं थोड़ी धीमे चलेंगी। वहीं ये हवाएं जो है काफ़ी तेज चलेंगी। जितना ज़्यादा हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच का डिफरेंस होगा, हवाओं की स्पीड भी उसी बात पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब विंड हमारे लिए 2 काम करती है। पहला, अर्थ के टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी और जगह पे टेम्परेचर कम है, तो वो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ से कम की जगह पे ले जाएंगी। वैसे ही मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर, यहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होगा, वहाँ से कलेक्ट करेंगी, किसी और जगह ले जाएंगी, और जहाँ पे कम होगा वहाँ छोड़ देंगी। ठीक है, अब ये स्पीड के बेस पे कुछ हवाओं के नाम दिए हैं जो तुमको पढ़ने हैं, याद करने हैं और समझने हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में एज अ क्लासिफिकेशन आपसे पूछ दे। तो विंड जो है वो मेजरली 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहली, काम, ऐसी विंड जो काफ़ी काम हो, 0 to 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हूँ। लाइट ब्रीज जो 6 to 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हूँ। स्ट्रॉन्ग ब्रीज जो 39 to 49 के आसपास चलती हूँ। और स्टॉर्म, तूफान आने लगे तो तूफान लगभग 100+ किलोमीटर पर आवर की जब स्पीड होगी विंड की, तो वो तूफान कहलाएंगे। ये इनकी कुछ कॉमन इफेक्ट हैं कि स्मोक बनेगा, है ना, फेस पे फील होगी, है ना,
मूव करेगी विंड, ये सब लिखा है, आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। अब देखते हैं कि विंड का जो क्लासिफिकेशन है वो एक और बेस पे किया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि विंड्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एंड एरिया जो ये इन्फ्लुएंस करते हैं वो क्या है। मतलब कि ये जो विंड्स हैं ये कितने बड़े एरिया में हमें देखने को मिल रही हैं, कितने समय के लिए ये फ्लो करती हैं, जैसे कि एक दिन के लिए फ्लो कर रही हैं, या एक महीने के लिए, या फिर एक साल के लिए, या फिर ज़िंदगी भर ऐसे ही बहती रहेंगी। ये हो गया टाइम वाला। दूसरा, कितने बड़े रीजन में, इतने बड़े रीजन में होंगी, या इतने बड़े रीजन में होंगी, या फिर पूरा बोर्ड अगर हम मान लें तो इतने बड़े रीजन में होंगी। इसके बेस पे भी इनको जो है बेटा क्लासीफाई किया गया है। तो आपकी जो परमानेंट विंड होती हैं वो आपको होल ईयर देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड सीजनल विंड्स जो होती हैं ये भी आपकी पूरे साल देखने को मिलती हैं, लेकिन इनकी जो बेटा डायरेक्शन होती है या इनकी जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। परमानेंट विंड में जो आपकी होल ईयर फ्लो कर रही हैं इनकी कोई भी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें चेंज नहीं आएगा, कोई भी जो करेक्टरिस्टिक है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो पर सीजनल विंड है वो भी लगभग आपको होल ईयर देखने को मिलेंगी किसी रीजन में, लेकिन इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स में चेंज आएगा, जैसे कि इनकी डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, इनके टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। दूसरा जो एक और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है बेटा वो है कि ये कितना लैंड या फिर कितना बड़ा एरिया जो है वो कवर करती हैं। तो जो परमानेंट विंड होती हैं वो काफ़ी एक बड़ा एरिया कवर करती हैं। जैसे अगर हम अभी जो बात कर रहे थे टेम्परेट जोन की, जैसे टोरिड जोन, ट्रॉपिक जोन, फ्रिजिड जोन, तो इन तीनों जोन्स में ही अलग अलग विंड जो है वो हमको देखने को मिल सकती हैं। वहीं अगर हम टोरिड जोन, टेम्परेट जोन इसको कंपैरिजन करें, फॉर एग्जांपल हमारे एशिया महाद्वीप से या फिर एशियन कॉन्टिनेंट से इसको अगर कंपैरिजन करें तो पाएंगे कि एशियन कॉन्टिनेंट जो है वो आपका जितने भी हमारे टेम्परेट जोन थे उससे छोटा है। तो ये आपकी छोटे रीजन में देखने को मिलती हैं, स्मॉल जो है इनका रीजन है। अब एक और बची हैं आपकी जो आपके सिलेबस में दी हैं, लोकल विंड्स। लोकल विंड्स जो होती हैं बेटा हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके घर के आसपास कितनी तेज़ हवाएं चल रही, बहुत छोटे रीजन में हम देख रहे हैं कि आपके शहर में कितनी हवाएं जो है उसकी स्पीड क्या है, उसका करेक्टर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, वो आपकी लोकल विंड्स कहलाती हैं। तो सीजनल विंड्स में हमको आपकी बुक में जो दी हुई हैं उसमें हमें पहला पढ़ना है बेटा मॉनसून, एंड लोकल विंड्स में हमको पढ़नी है बेटा आपका लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ठीक है। यही दोनों दिए और एक ये दी है, यानी कि हमें तीन जो विंड हैं वो पढ़ने हैं, पहला मॉनसून, दूसरा लोकल विंड एंड तीसरा सी ब्रीज। पहले हम परमानेंट, सीजनल एंड लोकल के कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है पर आप एक बार इनको समझ लीजिए और जान लीजिए कि इसी के बेस पे जो है वो तीन अलग अलग विंड्स हमको दी हैं वो इन्हीं में से निकल के आई हैं। तो अगर हम बात करें परमानेंट विंड की तो ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर हमें देखने को मिलती है इन ए फिक्स्ड मैनर, और इनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये वाली विंड है, इनकी परमानेंट डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ये फ्लो कर रही हैं। वैसे ही ये वाली जो विंड है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। इनकी डायरेक्शन जो है वो साल भर ऐसे ही रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। इसमें तीन टाइप्स हैं, पहली ट्रेड विंड, दूसरी वेस्टर्लीज एंड थर्ड नंबर पर आती हैं आपकी बेटा पोलर ईस्टर्लीज। अब क्योंकि ये ट्रेड विंड है, ये वेस्टर्लीज हैं एंड ये पोलर ईस्टर्लीज हैं, तो अगर हम देखें तो ये वेस्टर्लीज हैं तो इनकी डायरेक्शन जो है बेटा वो वेस्ट से शुरू होती है और फिर नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ की तरफ ये फ्लो करती हैं। वहीं ये ईस्टर्लीज हैं तो ये ईस्ट डायरेक्शन से शुरू होती हैं। वैसे ही जो ट्रेड विंड है वो भी आपकी ईस्ट से ही शुरू होती हैं, यानी कि दोनों विंड्स, या पहली ट्रेड विंड एंड दूसरी पोलर विंड, ये दोनों की दोनों आपकी ईस्ट डायरेक्शन से जो है वो शुरू करती हैं। और आपकी ट्रेड विंड जो है वो बेटा आपकी ट्रॉपिक जोन में देखने को मिलती हैं। किसमें? ट्रॉपिक में। इसमें कौन सी विंड मिलनी है आपको? ट्रेड विंड, ठीक है। और फिर आपकी वेस्टर्लीज जो है वो आपकी टेम्परेट जोन में देखने को मिलेंगी। किसमें? टेम्परेट जोन में। कौन सी? वेस्टर्लीज।
वैसे ही यहाँ पे जो लास्ट जोन बचा फ्रिजिड जोन, वहाँ पर आपकी पोलर ईस्टर्लीज विंड जो है वो देखने को मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीजनल विंड क्या होती है। सीजनल विंड में जैसा मैंने बताया कि हम जब 1 ईयर के 2 पार्ट्स कर दें, फॉर एग्जांपल हम इनको 6 and 6 मंथ में डिवाइड कर लें, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो बेटा हर 6 महीने में चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम जुलाई मंथ की बात करें तो इंडिया की तरफ जो विंड का डायरेक्शन होता है मानसून का, वो बेटा कुछ इस तरीके से होता है। ये बेटा साउथ ईस्ट डायरेक्शन से शुरू करती हैं और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से शुरू करती हैं और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जो है वो फ्लो करती हैं। वहीं अब जब सर्दियां आ जाती हैं तो सर्दियों की वजह से क्या होता है, इनकी डायरेक्शन में फिर से चेंज आ जाता है। किसमें? डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, जबकि परमानेंट विंड में जो है वो ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिल रहा था। अब देखते हैं लोकल विंड। लोकल विंड जैसा मैंने बताया, आपके शहर का मौसम कैसा है या फिर किसी ओशन के अराउंड में कैसा हवाएं चलती हैं या फिर उनकी स्पीड क्या है, उनकी करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, उसके बेस पे हम इनको लोकल विंड बोलते हैं, क्योंकि ये लोकल रीजन में मिलती हैं और लोकल जो कॉजेज़ हैं उसकी वजह से हैं ये डेवलप होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इस वाले डायग्राम में, तो देखेंगे कि दिन के समय में आपकी सी ब्रीज जो है वो चलती हैं, वहीं रात के समय में आपकी लैंड ब्रीज जो है वो चलती हैं। ये सारी की सारी आपको कहाँ देखने मिलेंगी? ओशियंस के जो कोस्टल रीजन होते हैं बेटा, वहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब दिन के समय में क्या होता है, जब सूरज अपनी रोशनी छोड़ता है तो उसकी वजह से, जैसा अभी मैंने बताया कि लैंड जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर। वहीं लैंड जो है वो ज़्यादा जल्दी ठंडे भी होते हैं इस इन कंपैरिजन टू व्हाट? वाटर। पानी जो है वो जल्दी ठंडा नहीं होता है और पानी जो है वो जल्दी गर्म भी नहीं होता है। मतलब अगर हम इस पर टेम्परेचर प्रोवाइड करना शुरू करें, इसको गर्म करना शुरू करें पानी को, तो पानी जो है वो काफ़ी देर में गर्म होगा। लेकिन जब वो एक बार गर्म हो गया तो वो फिर बेटा ठंडा होने में भी टाइम लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका पानी का टैंक होता है छतों पर, तो जब भी आप देखोगे तो सुबह जो पानी होता है वो काफ़ी देर में गर्म होता है, लेकिन जब वो एक बार गर्म हो जाता है तो वो रात के 12:30-1 बजे तक भी ठंडा नहीं होता है। वैसे ही जब दिन के समय में लैंड पे टेम्परेचर पड़ रहा होता है तो लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और पानी जो है वो बेटा ठंडा रहता है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, आपका हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, और मैंने बताया था कि जहाँ कहीं भी हाई प्रेशर होगा, जहाँ कहीं भी ज़्यादा लोग होंगे, तो वो ज़्यादा लोग जो हैं वो किसी खाली कमरे में होना ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे आपका जो है वो लो प्रेशर होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल एक कमरे में 20 लोग थे और एक कमरे में 10 लोग थे, तो ये 20 लोग जो हैं वो खाली कमरे में जाना शुरू कर देंगे। वैसे ही जहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो फ्लो करना शुरू करेगी। तो जब आपका बेटा सूरज जब आपकी रोशनी भेजता है तो उसकी वजह से लैंड जो है वो काफ़ी जल्दी गर्म होती है, और जब गर्म होती है तो हवाएं जो है वो एक्सपेंड करना शुरू करती हैं, एक्सपेंड करती हैं तो ऊपर उठती हैं, ऊपर जब उठती हैं तो लैंड पे जो है बेटा आपका लो प्रेशर देखने को मिलता है। वहीं आपकी जो सी ब्रीज है, यानी कि जो ओशन वाला पार्ट है, वो काफ़ी देर में गर्म होता है और वो इस लैंड के कंपैरिजन में काफ़ी ठंडा है, इसीलिए वहाँ की जो हवाएं हैं वो अभी भी अपने पास होती हैं और उसकी वजह से जो हवा का प्रेशर है ओशन के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और अभी मैंने बताया कि हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हैं वो फ्लो करेंगी। और इस डायग्राम में भी देख रहे होगे कि दिन के समय में हवाएं जो हैं वो ओशन से लैंड की तरफ फ्लो करती हैं। अगर तुमको ये हाई प्रेशर लो प्रेशर नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक सा याद करो कि दिन के समय में जो हवाएं हैं वो सी से लैंड की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है। वहीं रात में जो हवाएं हैं वो लैंड से सी की तरफ यानी कि ओशन की तरफ जो है वो फ्लो करती हैं, ठीक है। अभी जो समझाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी ब्रीज क्या होती हैं और लैंड ब्रीज क्या होती हैं। एक बार क्लास कंप्लीट करने के बाद इसको पढ़ लेना, आपको इजीली जो मैंने समझाया है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। और लो प्रेशर और हाई प्रेशर का अगर ना समझ में आ रहा हो तो पीछे जाओ, अभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे आके आराम से समझ लो। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सीजन्स ऑफ इंडिया। सीजन्स ऑफ इंडिया को जो बेटा है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला विंटर जो काफ़ी ठंडा वेदर है, दूसरा समर जो काफ़ी हॉट वेदर है,
दो तो ऐसे ही पता है आपको कि एक सर्दियां होती हैं, एक गर्मियां होती हैं। अब तीसरा जो है वो एक टॉपिक पे डिपेंड करता है, वो है बेटा आपका मॉनसून, जिसमें हम बोलते हैं कि इस मॉनसून से पहले वाला समय, ठीक है, और दूसरा एक मॉनसून का समय और एक पोस्ट मानसून का समय। तो मॉनसून से जो पहले वाला समय है वो आपका क्या था बेटा, समर। गर्मियों में जब बारिश होती है तो उससे पहले गर्मियाँ आती है ना, फिर बारिश आती है, फिर बारिश जब बंद हो जाए तो उसके बाद भी एक मौसम आता है, उसको बोलते हैं पोस्ट मानसून, आफ्टर मानसून। यहाँ पर मानसून जो आए थे वो अब लौटना शुरू कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, लौटते हुए मानसून या फिर रिट्रीटिंग मानसून। तो हमें चार जो है सीज़न उसको पढ़ना है। पहला विंटर जो काफ़ी ठंडे होते हैं, समर जो काफ़ी गर्म होते हैं, और ये प्री मानसून होते हैं, यानी कि मानसून से पहले समर आती हैं। फिर आते हैं आपके मानसून जिसमें काफ़ी बरसात होती है। फिर जब मानसून जाने लगते हैं तो उनको हम बोलते हैं आपके लौटते हुए मानसून या फिर पोस्ट मानसून वाले सीज़न। अब एक एक करके इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। विंटर काफ़ी ठंडे होते हैं और आपके दिसंबर से लेके फरवरी तक देखने को हमें मिलते हैं। दिसंबर और जनवरी जो है विंटर का सबसे कोल्डेस्ट मंथ जो है वो हो सकता है, और टेम्परेचर हमें लगभग 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिल सकता है। विंटर के टाइम में काफ़ी ठंडा होगा। वहीं समर में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो बेटा आपकी अप्रैल और मई में देखने को मिलती है, और इसका ओवरऑल पीरियड अगर देखा जाए तो ये अप्रैल से लेके जुलाई तक हमें समर जैसा मौसम जो है वो देखने को मिलता है। काफ़ी जो गर्मी है वो देखने को मिलती है। इसमें जो बेटा आपका एवरेज टेम्परेचर है वो 32 से 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। जब हम एवरेज की बात कर रहे हैं इसके लिए ये 32 से 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर मंथ की बात करें तो हो सकता है कि ये जो टेम्परेचर है आपका बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस तक चला जाए, ठीक है। फिर आते हैं आपके मानसून जिसमें काफ़ी बरसात होती है। ये मानसून आपके देखने को मिलते हैं जून से लेके सितंबर तक। इसमें जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और उसकी वजह से ह्यूमिड जैसी कंडीशन बनती है, यानी कि एनवायरनमेंट के जो एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास का उसमें पानी की जो मात्रा है एज अ वाटर वेपर काफ़ी बढ़ जाती है। फिर पोस्ट मानसून, जब मानसून जो है वो बेटा लौटना शुरू करते हैं, और मानसून और पोस्ट मानसून में जो एक बेसिक सा डिफरेंस है वो है आपकी रेन का, यानी कि मानसून में जो रेन की वॉल्यूम होगी या क्वांटिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, वहीं पोस्ट मानसून में जो रेन की क्वांटिटी होगी वो काफ़ी कम होगी। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो 2-4 मिनट के लिए गिरता जाएगा और ये मानसून जो है वो लौटते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने, यही मैंने अभी डिस्कस किया है इस वाले स्लाइड में, उसी को मैंने एज अ पॉइंट लिखा है ताकि आप इसको ईजिली रिवाइज कर पाओ। ये हमारा पीपीटी जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, रूमी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। ये समर के बारे में दिया है, फिर मानसून के बारे में है, फिर पोस्ट मानसून के बारे में। फिर आपकी जो हिंदी कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग भी कुछ जो है वो सीजन्स जो हैं उनके नाम दिए हैं। सीजन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, ऋतु। तो ऋतु के कुछ नाम हैं, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला होता है आपका बसंत, जिसको हम चैत्र या बैसाख के महीने में देखते हैं, जो कि आपके इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग मार्च और अप्रैल में देखने को मिलते हैं। फिर आती हैं आपकी गर्मियाँ यानी कि ग्रीष्म, जो कि आपकी जेठ या आषाढ़ वाले महीने में देखने को मिलती हैं, और ये इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग मई और जून में मिलती हैं। मैं इसमें कुछ अलग नहीं समझा दूंगा, ये हिंदी में लिखा है, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत, शिशिर, ये तुम्हें खुद ही पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अब आते हैं हमारे मानसून पे। मानसून के लिए अभी मैंने बताया था कि हमें 2 चीज़ समझनी पड़ेंगी, पहली हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। तो बेटा जब भी मई का जून का महीना होता है तब इंडिया के अंदर जो है बेटा समर की कंडीशन मिलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी होती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लैंड जो है वो काफ़ी हीट होना शुरू करता है, ये वाला पार्ट जो है इंडिया का काफ़ी हीट होना शुरू करता है। जब ये हीट होना शुरू करता है तो अगेन वही कॉन्सेप्ट की हवा जो है वो फैलना शुरू करेगी, फिर उसको काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए। तो जब उसको काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए तो वो इस रीजन से ऊपर की ओर उठना शुरू करेगी, आसमान की तरफ। जब वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी तो नीचे एक खाली जगह क्रिएट होगी।
नीचे एक खाली जगह क्रिएट होगी। जब इस खाली जगह का क्रिएशन होगा तो यहाँ पे जो एक ठंडी हवा है, यानी कि यहाँ पे जो हाई प्रेशर बना हुआ है, जैसे कि पानी में हाई प्रेशर जो क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से ये हवाएं जो हैं इस नीचे वाले खाली जगह को फिल करना शुरू करेंगी, और इसी को हम बेटा बोलते हैं आपका मॉनसून। यानी कि जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है विंड फ्लो करना शुरू करती हैं, तो इससे एक विंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं आपका मॉनसून। मॉनसून क्या है? सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ रीजन्स। इनकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज हो जाता है। और ये जो वर्ड है इंडियन यानी कि मॉनसून, वो आपका अरेबिक वर्ड मौसम से मिलके बना है, विच मीन्स नथिंग बट सीजन। इसीलिए हम इसको सीजनल विंड भी बोलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग है बेटा किसके बीच में? लैंड एंड ओशियन वाले सरफेस के बीच में। इन दोनों में दो टाइप के मानसून हमें देखने को मिलते हैं। पहला साउथ वेस्ट मानसून एंड दूसरा नॉर्थ वेस्ट मानसून। एक मानसून जो कि आपका समर में स्टार्ट हुआ था एंड दूसरा मानसून जो कि आपका बेटा पोस्ट मानसून था, यानी कि जो लौटते हुए मानसून है, जो कि आपको विंटर के लगभग आसपास देखने को मिलते हैं। तो जो आपके समर वाले मानसून हैं वो काफ़ी ह्यूमिड विंड सिस्टम से क्रिएट होते हैं और सी से लैंड की तरफ जो है वो फ्लो करते हैं, और कब देखने को मिलते हैं? जून से सितंबर के बीच में। ठीक है। और अभी मैंने बताया कि लैंड पे जो है वो आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है, वहीं सी सरफेस पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैसिव तो हमें रेंज देखने को मिलती हैं। वहीं विंटर में हमें रेंज जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर देखें, लैंड जहाँ पे जो लो प्रेशर बनना था, तो यहाँ पे लैंड पे जो है बेटा आपका हाई प्रेशर बनता है। कब? सर्दियों में। और ओशियन में आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये कुछ डेट्स हैं, इसमें आपको मेजरली 4 डेट को याद करना है। पहला कि इंडिया के मेन लैंड पे जो है मानसून कब आता है, तो बेटा आपका आता है 1 जून को। मेन लैंड पे जो मानसून है वो आपका 1 जून को आता है। एंड जब पूरे होल इंडिया को मानसून कब कवर करता है, तो बेटा वो आपका 8 जुलाई को पूरा इंडिया को मानसून जो है वो कवर कर लेता है। देखो ये वाला पार्ट आपके इंडिया में ही है, तो 8 जुलाई को पूरा मानसून जो है वो इंडिया के पूरे लैंड को जो है वो कवर कर लेता है। फर्स्ट मानसून कब आता है आपका? 1 जून को। वहीं जब लौटते हुए मानसून होते हैं, तो मानसून का लौटना कब शुरू होता है आपका? 17 सितंबर को। और लास्ट मानसून जो है वो इंडिया में देखने को मिलता है लगभग 15 अक्टूबर के आसपास तक। ठीक है। ये 4 डेट्स आपको याद करनी है कि 8 जुलाई को होल इंडिया को मानसून कवर कर लेता है, 1 जून को पहला मानसून आता है, और 17 सितंबर को मानसून जो है वो लौटना शुरू करता है। और लौटते लौटते पूरे इंडिया से जब मानसून पूरी तौर से ख़त्म हो जाता है, वो आपका 15 अक्टूबर को होता है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज, जैसा अभी हमने समझा था कि वेदर और क्लाइमेट में एक ही डिफरेंस है कि क्लाइमेट जो है वो लगभग 30+ ईयर में चेंजेस दिखाता है। तो जब भी किसी क्लाइमेट में लॉन्ग टर्म में कुछ चेंजेस आने लगे, जैसे ग्लोबल वेदर में, यानी कि उसके टेम्परेचर में, उसके रेनफॉल में, उसके विंड पैटर्न में, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्लाइमेट चेंज। ठीक है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे कोल, कोयला, ऑयल, गैस, इन सबको जब बर्न करेंगे तो बेटा क्या होगा? आपका क्लाइमेट चेंज होगा। दूसरा, हम जंगलों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, एक्सेसिव गैसेस का यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से फिर क्या कर रहे हैं हम? क्लाइमेट चेंज को क्रिएट कर रहे हैं। तीसरा, इन सारे ही कारणों की वजह से क्या होता है, कुछ गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं और एटमॉस्फेयर में मिक्स होने लगती हैं। जब वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होने लगती हैं तो बेटा वो अल्टीमेटली कारण बनता है आपके क्लाइमेट चेंज का, जिसको हम बेटा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं। नॉर्मल जो बारिश होती है उससे एक्स्ट्रा बारिश हो सकती है, जैसे एक्सट्रीम वेदर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके फ्लड, ड्राउट, हीट वेव, ये सब देखने को मिलेंगे। सी लेवल जो है वो राइज कर सकता है। वाइल्ड लाइफ जो है आपके फॉरेस्ट में वो इम्पेक्ट हो सकती है। ह्यूमन हेल्थ जो है वो, फार्मिंग जो है, वुमेन्स, चिल्ड्रन, ये सब काफ़ी इम्पेक्ट हो सकते हैं किससे? क्लाइमेट चेंज से। तो इसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम? बेटा रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोलर प्लेट यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, और हाइड्रो एनर्जी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
दूसरा, हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ग्रीन कवरेज को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। अपने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को जनरेट कर सकते हैं कि जो चीज़ हम 1 यूनिट से कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि बेटा हम 4 यूनिट यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, जब हमारा काम 1 पंखे से चल सकता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम 4 पंखे चलाएं। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बेटा आपका कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? जब भी बेटा हम अर्थ पर कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी आप स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने के लिए आप बस का यूज़ करते हो। बस का जब यूज़ करते हो तो उसमें कुछ पेट्रोल यूज़ होता है या डीजल यूज़ होता है। जो पेट्रोल और डीजल तुमने यूज़ किया उसको बंद कर दिया, तो उसकी वजह से जहाँ कहीं से भी वो पेट्रोल और डीजल आया था वहाँ पे उसकी कमी हो गई। जब इस कमी को हम बेटा एनालिसिस करते हैं और समझते हैं तो हम पाते हैं कि ये कमी कभी भी पूरी नहीं होने वाली है, यानी कि जो ऑयल हमने यूज़ कर लिया वो कभी भी अब हमें नहीं मिलने वाला है। तो इसको हम लगभग आपके कार्बन फुटप्रिंट से जोड़ते हैं, जैसे कि इट इज़ नथिंग बट द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड दैट आवर एक्शन रिलीजेड इनटू द एयर। हम जो कुछ भी डेली करते हैं, जैसे कि फ्यूल यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसकी वजह से कुछ ना कुछ जो है वो गैसेस जो हैं वो अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं और उसकी वजह से जो है वो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो जनरेट होता है। ये बेटा कैसे आ रही है? हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम कार यूज़ कर रहे हैं, स्कूल जाने के लिए बस यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से आती हैं। कुछ हम कपड़े ऐसे यूज़ करते हैं, गैजेट्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी कार्बन फुटप्रिंट बनते हैं। कुछ खाने की अपनी हैबिट हो सकती हैं जिससे पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं। ठीक है, वही सब इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हो रहा है। अब हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? तो बेटा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, LED बल्ब यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, और जो चीज़ों को हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकें वो भी कर सकते हैं। इसे रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं या फिर रिसाइकिल कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक यानी कि फ्लड पे। फ्लड क्या है? जब भी बेटा किसी नदी, नाले या कोई लेक हो, अगर उसमें पानी जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा फ्लो करने लगे और एक लिमिट के बाद वो पानी जो है बाहर की तरफ, शहरों की तरफ बहने लगे, तो बेटा हम उसको आपका बोलते हैं फ्लड। फ्लड इज डिफाइंड एज एन ओवरफ्लो ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बियॉन्ड इट्स नॉर्मल कन्फाइंस एंड सबमर्जिंग लैंड। देख रहे हो, ये नदी थी, मेजरली ये रिवर थी, बट ये ओवरफ्लो कर गई, उसकी वजह से ये पानी जो है शहरों में जाने लगा। इसी को हम आपका बेटा फ्लड बोलते हैं। ठीक है, फ्लड के कुछ कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल कॉज हो सकते हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये प्रकृति अपने आप ही जनरेट करती है। जैसे कि हेवी रेनफॉल हो गई, काफ़ी अधिक बरसात हो गई, रिवर के अंदर जो है वो काफ़ी सिल्ट जमा हो गया, जैसे बारू, बजरी, पत्थर, ये सब काफ़ी इकट्ठा हो गया, उसकी वजह से फ्लड आ सकते हैं। क्लाउड बस्ट हो गया, यानी कि बादल फट गए। लैंडस्लाइड हो गया, उसकी वजह से जो नदी थी या लेक था उसके अंदर सिल्टेशन हो गया, काफ़ी ज़्यादा वेदर्ड मटेरियल आ गया, तो फिर से हमारा जो है फ्लड आएंगे। वहीं साइक्लोन की वजह से भी फ्लड आ सकते हैं। ये तो हो गए आपके नेचुरल कॉज, पर कुछ मैन मेड कॉज भी हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड फेलियर ऑफ डैम्स एंड एम्बार्कमेंट। जैसे कि हमने डैम क्रिएट किए, वो ही टूट गए, उसकी वजह से भी फ्लड आ सकते हैं। हम जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कर देते हैं, कहीं भी घर बना देते हैं, उसकी वजह से भी फ्लड आ सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, हम डेली जो पेड़ों को कट कर रहे हैं उसकी वजह से भी फ्लड आ सकते हैं। अब इंडिया में कुछ ऐसे रीज़न हैं जहाँ पे आपको जो है फ्लड देखने को सबसे ज़्यादा मिलेंगे, जैसे गंगा बेसिन, गंगा के आसपास के जितने भी रीजन हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आपको यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा फ्लड देखने को मिलेंगे। वही ब्रह्मपुत्रा बेसिन, जैसे असम और नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, वहाँ पे आपको फ्लड देखने को मिलेंगे। वहीं कुछ कोस्टल रीजन्स हैं जहाँ पे आपके साइक्लोन वगैरह आते हैं, और या फिर महानदी गोदावरी और कृष्णा और कावेरी जैसी नदी बहती हैं, वहाँ पर भी आपको जो है आपकी फ्लड देखने को मिल सकती हैं। इसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, पहला लाइफ लॉस होती है, किसी की डेथ हो सकती है, प्रॉपर्टी नष्ट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, हमारी जो फसलें हमने खेतों में उगा रखी थी वो ख़त्म हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो सकता है, और उसके अलावा कुछ हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, जैसे टाइफाइड, कोलेरा जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। देखते हैं कि पंजाब फ्लड क्या है। ये आपके
बुक में नया ऐड किया गया है। पंजाब फ्लड में भी आपको वही पढ़ना है जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था कि इसके जो रीजंस हैं वो क्या हैं, यानी कि नेचुरल कॉज क्या है, मैन मेड कॉज क्या है, और कौन कौन से रीजंस हैं वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एक रीज़न था यहाँ पे हमने जब पढ़ा था कि गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, कोस्टल बेसिन, तो इसमें एक और नदी आप अपनी ऐड कर लो जिसका नाम है सिंधु नदी, यानी कि इंडस नदी। क्या नाम है? इंडस रिवर। ठीक है, तो इंडस रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं उसी की वजह से जो है पंजाब में जो है वो फ्लड देखने को मिली थी। कौन कौन सी नदियाँ थी? वो थी आपकी बेटा सतलज, ब्यास, रवि एंड घग्गर रिवर। ठीक है, तो अब तक हमने जो पढ़ा इस क्लास में वो था बेटा कि हमने जाना एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ डिफरेंट गैसेस, मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके अलावा हमने देखा कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसके डिफरेंट लेयर्स क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर। फिर हमने वेदर एंड क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस समझा, वेदर के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस समझे और उनके जो कहाँ कहाँ पे ये देखने को मिलते हैं उसको समझा। फिर हमने मॉनसून समझा और सीजन समझे और मॉनसून का जो प्रोसेस था वो उसको समझा। फिर लास्ट में हमने क्लाइमेट चेंज को पढ़ा, कार्बन फुटप्रिंट को पढ़ा और फिर अभी अभी हमने फ्लड को कवर किया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।